GTV में मुजाहिद वेलवी आपको खुश आमदीद कहता है। और मेरे ख़्याल में अभी ऐसा लगता है कि हम 9 मई से नहीं निकल सके, ना निकल सकेंगे, कि ये वाक़या और सानिया इतना बड़ा था कि इसने मुल्क की सारी सियासत को अपने लपेट में ले लिया है। यही नहीं बल्कि जो बैनुल-अक़वामी इदारे, चाहे ह्यूमन राइट्स के हों, चाहे IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, अमेरिकन डिप्लोमेट्स हों या ब्रिटिशर हों, सारी दुनिया जो भी पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू कर रही है उसमें 9 मई ज़रूर आता है। हुकूमत और उसकी जो इत्तेहादी और बहुत बड़ा मीडिया और स्क्रीनें यही दिखा रही हैं कि इस वाक़े किसाने के ज़िम्मेदार ख़ुद तहरीक इंसाफ के क़यादत यानी और कायद बल्कि इमरान ख़ान हैं, जबकि वो मुसलसल इस बात की तरदीद करते चले आ रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी गुफ्तगू में गाहे बगाहे। उनके साथ जो BBC की नुमाइंदा ने बड़ा एक एग्रेसिव इंटरव्यू लिया और तवातुर से ताबड़तोड़ हमले करते हुए उन्होंने कहा कि जो कुछ 9 मई को वाक़या हुआ उसके ज़िम्मेदार वो उनकी जमात की क़यादत है। और उनके बातों में एक लिहाज से तज़ाद भी सामने आ रहा था। उधर तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले एक एक करके जो है वो पहले तो ये कह गए थे कि ना तहरीक इंसाफ ही नहीं छोड़ रहे, उसकी क़यादत से अलग नहीं हो रहे, बल्कि हम सियासत को भी छोड़ रहे हैं। बहरहाल छोड़ने वालों के लिए इतना आसान नहीं हो रहा। लंदन से खबर आई कि वहाँ जो उनके एक बड़े मशहूर गाने वाले थे उन्हें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इसी तरह जो साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, इमरान ख़ान के फॉरवर्ड हर वक्त तर्जुमानी के लिए सुबह शाम हाजिर फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं ने एक एक करके बाहर आना शुरू किया है। और इस एतबार से ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ऐसा परसेप्शन या ख्याल था कि ये या तो नून लीग में जाएंगे, काफ लीग में जाएंगे, पीपल्स पार्टी में जाएंगे, लेकिन एक अलग ग्रुप बनाने की झलक नज़र आई जो आज फवाद चौधरी ने जेल के बाहर शाह महमूद कुरैशी के बाहर कहा। एक और जमात जिसकी तैयारियां हो रही हैं, कुछ लोग जिना की लीग का नाम तक ले रहे हैं, जहांगीर तरीन जो बड़े सरगर्म अमल हैं, लेकिन फवाद चौधरी का इमरान इस्माइल के साथ इस्लामाबाद में मीडिया के सामने बग़ैर एक बयानिया रखने के बाद बग़ैर किसी सवाल जवाब के चला जाना। उनका ये भी दावा है कि उनकी जेल में शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात हुई, असद उमर से भी हुई, परवेज़ खटक से भी हुई। तो देखिए ज़रा फवाद चौधरी साहब, मैंने कहा ना, जो आम तौर पर घंटों स्क्रीनों के सामने रहते थे, किस तरीके से चंद मिनट के लिए आए और चले गए और क्या कहा, लेकिन उनकी बातों में वादे लग रहा था कि वो क्या पैगाम दे रहे हैं। मुल्क के जो हालात हैं वो भी आपके सामने ही हैं। जिस तरीके से 9 मई के बाद एक सिचुएशन डेवलप हुई है और हम सब ने ही इसमें जो कुछ हुआ उसकी सख्त मजम्मत की है। पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। 25 करोड़ आवाम को आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हमने आज जो तमाम हमारी जो PTI की साबिका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है। असद उमर साहब के साथ हमारी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है। उसके साथ साथ हमने रब्ता किया है परवेज़ खटक साहब से, असद कैसर साहब से, अली जैदी साहब से, हमाद अजहर साहब से, फरूख हबीब साहब से, शहजाद वसीम साहब से, और अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब से हम यहाँ मिलने आए और शाह महमूद कुरैशी साहब से भी एक तफसीली गुफ्तगू जो है वो हमारी हुई है। हमारा मानना यही है कि पाकिस्तान को एक मुस्तहकम हल की तरफ जाना है। हमें इंशाअल्लाह ताला जो सलूशंस हैं वो निकालने हैं और हम सलूशंस की तरफ इंशाअल्लाह ताला जाएंगे। ये जो मुश्किल वक्त आया है, हमारे जो बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो कि इसमें अभी जेलों में गए हैं, जो कि शायद बराह रास्त उस तरह से इस मामलात से जुड़े हुए नहीं थे। उन लोगों को जेलों से निकालना हमारी जिम्मेदारी है और वो हमने अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। जी हाँ, फवाद चौधरी तो गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उनके साथ खड़े हुए महमूद मौलवी जो बहरहाल एक मैंने किस तरह बने वो आपके सामने है, लेकिन साथ खड़े हुए इमरान इस्माइल जो गवर्नर सिंध की हैसियत से हम वक्त मुस्कुराते नज़र आ रहे थे, बिल्कुल गुमसुम खामोश खड़े थे। और ये भी मैं बताता चलूँ कि जिस दिन साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पार्टी छोड़ी तो कराची प्रेस क्लब आए थे, और जो भी आ रहा है यानी पार्टी छोड़ रहा था या छोड़ रहा है, वो सिर्फ एक लिखा हुआ एक या यानी रटा हुआ जी कह लें, या जो उनको लाइनें दी गई हैं वो कहते हैं और बग़ैर किसी सवाल जवाब के चले जाते हैं। गवर्नर इस्माइल से भी जब मैंने मेरे साथ बैठे
मुझसे कुछ मालूम करना चाह रहे थे, मैंने उनसे मालूम करा जो गुफ्तगू, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड थी इसलिए उसकी तफसील में नहीं आऊँगा, लेकिन मैंने कहा ना कि बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई थी। ग़ालिबन 4 दिन जो है उनको सामना करना पड़ा था कैंसिंगटन जेल का, और उन्होंने खैर बहरहाल जिक्र ये भी किया कि जो उनका जो पहला सियासी इंटरव्यू मैंने किया था, जी हाँ, गवर्नर बनने के बाद पहला इंटरव्यू मैंने किया था, और फिर ये भी उन्होंने कहा कि शायद आखिरी जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ मेरे सामने वो हो, लेकिन उसके बरखिलाफ़ आज मेरे लिए गैर मुतवक्को है कि इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और एक एक करके रहनुमा सामने आ रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि वो किसी जमात में शामिल होने के बजाय उस जमात में शामिल होंगे जो तहरीक से अलहदा होने वाले अभी और माजी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल होगी। इससे ज़्यादा क्या गुफ्तगू करूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है, सबसे बड़ा मसला हुकूमत नज़दीक बजट है। IMF ने जो शराइत लगाई हैं उन पर ग़ालिबन एक बार ख़ुद हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था, और मैं चाहता कि वो आपको सुनाऊँ भी, कि और कितनी ज़्यादा IMF नाक हमसे रगड़वाएगा। उनकी नाक रगड़वाने का सिलसिला जारी है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है, और 1 जून आ गई और उसके 1 हफ्ते बाद कहा जा रहा है कि बजट पेश किया जाएगा। बजट कैसे बनेगा, इस पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि IMF ने ताउन के बजाय हम पर मज़ीद शराइत लगा दी हैं। IMF का कहना है कि जनाब यानी सिर्फ माशी पाबंदियाँ ही नहीं बल्कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और आइनी रास्ता भी इख्तियार करना पड़ेगा। IMF ने दूसरा ये कहा है कि बजट खसारा 9% रिकॉर्ड सतह तक जाने का ख़तरा है। ये एक लिहाज से वार्निंग है। यूँ बजट पेश करने से पहले IMF ने 3 मुतालबे रखे हैं। देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इससे कई बार जब उनको IMF के हवाले से उन पर सवाल होता है तो बड़े तहम्मुल से, लेकिन बाद वक्त बड़े रद्द-ए-अमल का भी इजहार करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब ने क्या कहा इस हवाले से। पाकिस्तान जो 2013 में एक मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था इलेक्शन से पहले, और जिसको प्रेडिक्ट किया गया था 6 से 7 महीने में ये डिफ़ॉल्ट करेगा। मैं आपको अपनी यानी आपकी याद दहानी करवा रहा हूँ। तो वो मुल्क जो है वो 3 साल में हम इलेक्शन जीत गए, हमें जिम्मेदारी मिल गई, तो हमने वेवर नहीं किया, राइट लेफ्ट नहीं देखा, सर नीचे करके काम शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में पाकिस्तान वहाँ पहुँच गया जहाँ आप दुनिया की ग्लोबल 24th इकॉनमी बन गई। जिस स्पीड से पाकिस्तान चल रहा था, लेकिन हमारी बड़ी बदकिस्मती है, हमारी पूरी हिस्ट्री में जब भी कोई पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो कोई ना कोई अजीब सानिया हो जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब का जिस साने की तरफ इशारा था वो 9 मई का था, उन्होंने कहा टेक ऑफ कर रहा था। ग़ालिबन 9 मई से पहले भी कोई मईशत की सूरत हाल इतनी दुरुस्त नहीं थी। लेकिन गुफ्तगू करेंगे मुमताज़ माहिर मईशत आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI, बड़ा मोतबर इदारा है माशी हवाले से, मईशत के हवाले से। शुक्रिया सुलैरी साहब, आपने लिए हमारा वक्त निकाला। इस पर बाद में बात करेंगे कि जो IMF की शराइत हैं, लेकिन आज मैं देख रहा था कि माशी पाबंदियाँ या माशी कवायद व ज़वाबित के साथ साथ IMF अब ये भी कह रहा है कि हमें सियासी तौर पर भी पुरअमन रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, डायलॉग का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, आईनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। यानी इस पर अभी मैं देख रहा था कि डॉक्टर आयशा गौस ने अपने रद्द-ए-अमल का भी इजहार किया कि वो हमारे अंदरून मामलात में मदाखलत न करे। लेकिन बहरहाल IMF की मैंने कहा ना कि जो माशी शराइत के साथ साथ अब हमें वो इसका भी ये कहते हैं जी दर्ज दे रहा है, बल्कि नसीहत कर रहा है, बल्कि एक लिहाज से पैगाम दे रहा है। क्या कहेंगे सुलैरी साहब? देखिए, ये वही चीज़ कह रहे हैं ना जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान इस्लामाबाद के दौरे पे की थी, तो उन्होंने तो हमें इसी तरह का मशवरा दिया था कि आप अपने मुल्क के अंदर इस्तेहकाम पैदा करें तो फिर आप देखें इन्वेस्टर्स भी आपके पास आएंगे और ये
मुआशी मसाइल जो है वो भी हल होना शुरू होंगे। तो इस वक्त कोई भी जो साहिब राय होगी पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के बारे में, वो मुल्की इस्तेहकाम को तो वो इग्नोर नहीं कर सकती। तो हर कोई जो है वो यही कहेगा कि आप पहले अपना हाउस इन ऑर्डर लेके आए, आप आपस की लड़ाइयाँ बंद करें। ना सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन, बल्कि हम देख रहे हैं कि जो आईनी अदारे हैं वो भी एक दूसरे के मैंडेट को चैलेंज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आला अदलिया और मुकन्नना जो है उनका आपस में तसादुम जो है वो जारी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, पोटेंशियल लेंडर्स को, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उनको एक ही में पैगाम देती हैं, और वो पैगाम ये है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा अनसर्टन मुल्क है, यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी जो है वो दाव पे लगी है। और इस तरह के हालात में जाहिर है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एक्सपेक्ट करना या ये एक्सपेक्ट करना कि दोस्त ममालिक आके अमदाद दे जाएंगे, वो मुश्किल होता चला जाएगा। लेकिन सही साहब एक यानी अभी मैं देख रहा था कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब ने भी वजाहत की है, एक मारूफ इस्तिलाह जो है वो बड़े तवातुर से अब इस्तेमाल होने लगी है, और वो है डिफ़ॉल्ट। तो क्या हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं? और अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे होते हैं, डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, तो उसमें और कौन से महरकात अवामिल हैं या होंगे? तो ये जो एक मैंने कहा ना एक टर्मिनोलॉजी वो बन गई है जो बहुत ही तवातुर से अब हमारी माशी इस्तिलाहात में, डिस्कशन में, हमारे सियासतदानों में, पार्लियामेंट में इस्तेमाल होने लगी है। सुरई साहब देखिए, डिफ़ॉल्ट से भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, और वो है जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ कोमा है। तो बदकिस्मती से हमारी मुशीयत इस वक्त एक कोमा का शिकार है। डिफ़ॉल्ट हम शायद अभी नहीं कर रहे होंगे इंशाल्लाह अगले कोई 5-6 महीने, अगर IMF का प्रोग्राम नहीं भी आता तो। लेकिन जो आपको असल इशू है वो पड़ रहा है रुपए की कदर का, कि आपके पास क्योंकि डॉलर इनफ्लोज नहीं है, डॉलर इनफ्लोज नहीं होंगे तो जो मार्केट में डॉलर की मांग है वो बढ़ती चली जा रही है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से बीते रोज की निस्बत जो आने वाला कल होता है उसमें रुपए की कदर नीचे गिर रही होती है। और अगर आप पिछले 1 साल में देखें तो तकरीबन आपकी कीमत जो थी कहाँ पे 180 रुपए का डॉलर था, अब ओपन मार्केट में 320 रुपए का मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्लाह ना करे ये इसी तरह से ट्रेंड चलता रहा तो ये 100% वैल्यू लूज कर जाना 1 साल 1.25 साल के अंदर, ये अवाम की जेबों पे सरासर ढाका है, उनकी अर्निंग पे, उनकी सेविंग्स पे, उनकी परचेजिंग पावर पे। और जब आप उस परचेजिंग पावर को फिर कंपेयर करते हैं अपने रीजनल कंपेटिटर्स के साथ, टका जो है 100 का $1 है और 80 हिंदुस्तानी रुपए का $1 है, जिसका मतलब ये है कि आज मेरी और आपकी कुव्वत खरीद एक बांग्लादेश के शहरी की निस्बत उससे 1/3 है, और एक इंडिया के शहरी की निस्बत 1/4 है। तो वो तमाम जो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपके जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, आपकी जो इम्पोर्टेड कंजम्पशन है, जो कि लग्जरी आइटम्स ही नहीं बल्कि आपका खुर्दनी तेल, आपका एनर्जी, उसके अलावा दालें, कभी कभार गंदम, ये सारी चीज़ें जो है ये अफेक्ट कर रही हैं ना। तो ये मुआशरत जो है वो डिफ़ॉल्ट में तो आपको पता होता है कि वो उसमें भी एक सर्टेनिटी है, अगर आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे तो उसमें भी एक सर्टेनिटी है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें तो आपकी सर्टेनिटी नहीं है ना, क्या, कब, क्यों, कैसे होगा। तो इस वक्त ये बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। हमारे जो लेंडर्स हैं वो भी पाकिस्तान पे कर रहे हैं, और पाकिस्तान के अवाम भी यकीनन हक में जानिब है यही सवाल करने पे हुकूमत। अच्छा सोनी साहब, एक जैसे जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने देखा हमारे डॉक्टर पातशाह हैं, डॉक्टर अशफाक हैं, डॉक्टर मसूद हैं, बड़े मुमताज़ माहिर मईशत और तवातुर से हुकूमतों को एडवाइस भी दे रहे होते हैं, गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। तो क्या ज़रा लाइटर वे में कहूँ कि पास के जो 2 बड़े पार्टियाँ जिन्होंने हुकूमत की, उनकी क़यादत के बारे में कहा जाता था कि एक सुनता नहीं है, दूसरा समझता नहीं है। आप इनके बारे में क्या कहेंगे? ये सुन लेते हैं
और समझते अगर हैं भी या नहीं, और अगर समझते हैं तो समझने के बावजूद जो है वो अमल नहीं करते, क्योंकि इनके बहुत सारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। और सबसे बड़ा सबूत IMF है सुलैरी साहब। देखिए, मेरा ख्याल है इसके लिए वो एक उर्दू का मुहावरा है, वो ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गले की हड्डी बन जाना। तो इस वक्त मुआशरत जो है वो गले की हड्डी बन गई हुकूमत के लिए। अगर हमें IMF प्रोग्राम में रहना है या अगला IMF प्रोग्राम करना है तो इलेक्शन ईयर में उस तरह का बजट नहीं दिया जा सकेगा जो कि एक किसी भी हुकूमत को, मौजूदा नहीं कोई भी इसकी जगह होता तो उसको जो इलेक्शन ईयर में जिस तरह का बजट देना चाहिए था, जो वो समझता कि वो दे के अपने वोटर्स को खुश कर सकती, वो नहीं दे पाएगी। अगर IMF नहीं रहता तो उस तरह का बजट तो दे सकती है हुकूमत, जो कि पॉपुलर बजट हो, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं कर सकेगी उस बजट पे, चूंकि वो बड़ा हकीकत से दूर तर होगा। और डॉलर्स के इनफ्लो के लिए खा वो जिनेवा प्लेजेस के $10 बिलियन है, या वो वर्ल्ड बैंक ADB के बाकी बायलैटरल लोन्स हैं, या आपके क्रेडिट वर्दीनेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो IMF के प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, जो कि 30 जून को ख़त्म हो रहा है। अगर वो नहीं तो फिर उससे अगले प्रोग्राम में फुल पे जाना होगा, उस पर जाए बगैर कोई चारा नहीं। तो हुकूमत एक मुश्किल जो है सिचुएशन में मेरा ख्याल फंस गई है कि जिसमें अगर वो रिलीफ देने की कोशिश करेगी तो IMF को नाराज़ करेगी, रुपया मजीद गिरेगा। अगर वो रिलीफ नहीं देती तो फिर वो कोशिश करके IMF का प्रोग्राम तो बहाल करवा सकती है, लेकिन उसके वोटर सारे नाराज़ हो जाएंगे जिस तरह के उसको मजीद मैयर लेने होंगे। और इन दोनों के अलावा इस पर कोई चॉइस नज़र नहीं आ रही। लेकिन सुलैरी साहब, एक तो मैंने जैसे इब्तिदा में भी कहा था कि अब बजट में कोई हफ्ता एक रहता है। वैसे हम लोग नहीं बरस से सुनते चले आए हैं कि बजट तो वो एक दादोशुमार का एक मनहूस चक्कर है। बड़ी आसानी से हमारे हुक्मरान ये बता देते हैं कि जी इतने खरब का बजट है, इतने अरब रेवेन्यू से मिलेंगे, इतना हमें इस रेवेन्यू को हम इसमें डाल देंगे, यानी वो कुछ ना कुछ करके एक ऐसा पुरकशिश बजट आवाम को मुतमईन करके पेश कर देते हैं। लेकिन पास के मुकाबले में आज सूरत बहुत संगीन है। रुपये ही जैसे सबसे आप कह रहे हैं कि जी गालिबन 320-25 क्या जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, कहीं बजट के दिन 350 तक ना पहुंच जाए। तो ये जो कैसे बनाएंगे बजट सुलैरी साहब? देखिए, IMF ने की MD ने रिपोर्टेडली 3 चीज़ें वज़ीर आज़म को कही, तो उसमें पहली चीज़ उन्होंने ये कही कि आप अपने बजट का जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है वो IMF के स्टाफ मिशन के साथ शेयर करें, जिसका मतलब ये होगा कि अगर आपको IMF का प्रोग्राम चाहिए तो फिर वो जो पिछले 2-2.5 साल से जो स्टेप्स हम लेते चले आ रहे थे, सब्सिडीज़ जो है वो सिर्फ टारगेटेड होंगी, हम एक खास हद से ज़्यादा जो है वो अपना फाइनेंशियल डेफिसिट नहीं लेके जा सकेंगे, डॉलर की वैल्यू जो है वो उस बजट को बनाने में उसका रेट हम क्या रखेंगे, बाकी टारगेट क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब अगर IMF के प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को IMF की कंसल्टेशन से वो करना होगी। अगर तो IMF बीच में से निकल जाता तो फिर ये था कि हुकूमत अपनी मर्जी से जिस तरह का मर्जी एक बजट बना लेती, लेकिन अब वो जो नंबर्स का गोरख धंधा है वो करना भी उतना आसान नहीं होगा। आपको याद है ये जो मौजूदा रवा माली साल का बजट है ये फौरन IMF ने चैलेंज कर दिया था और उसकी वजह से प्रोग्राम लिम्बो में चला गया था, जब उस IMF का एतराज तो अगर मैं आपसे जो हम यानी जितनी भी गुफ्तगू होती है वो IMF के गिर्द घूम रही होती है, यानी मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, इतनी मालूमात भी नहीं रखता। गालिबन 6-7 अरब डॉलर का टोटल था, अब हमें फौरी $1.5 बिलियन की गालिबन ज़रूरत है। और हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब है, UAE है, चाइना है, 2-2 अरब 1-1.5 अरब रुपये दें तो वो पूरे हो जाएं। आखिर ये $1.5 बिलियन की तरह खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा था गालिबन कौमी असम्बली और काबीना में, कितनी नाक रगड़वाएंगे? और सुलैरी साहब देखिए, ये सब $1.5 बिलियन नंबर नहीं है ना, नंबर तो ये बहुत थोड़ा है। असल चीज़ जो है वो उस नंबर के साथ आपका जो एक लेटर ऑफ कंफर्ट आता है कि आप एक IMF प्रोग्राम में है, वो लेटर इंपॉर्टेंट है हमारी क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो लेटर इंपॉर्टेंट है लेंडर्स को कि वो हमें लेंड करें, वो लेटर इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक को और ADB को कि हमने
उनसे जो प्रोजेक्ट शुरू करने हैं या उनसे उधार लेना है वो हमें मिल सके। और वो लेटर इंपॉर्टेंट है जेनेवा प्लेजेस को मटेरियलाइज करने के लिए, क्योंकि उस लेटर में ये गारंटी दी जाती है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी आमदनी से ज़्यादा अखराजात एक खास हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा और जो इकोनॉमिक डिसिप्लिन है उसका मुजाहरा करेगा। तो वो जो उस इकोनॉमिक डिसिप्लिन के बारे में ख्वाहिश है वो सबकी नज़रें उस लेटर पे लगी हैं। तो ये उस ट्रांच की 1.1 बिलियन डॉलर को नहीं देखा जा रहा, बल्कि इस चीज़ को देखा जा रहा है कि एक जो लेटर ऑफ अप्रूवल है या जो संत मिल जाती है आपको मोहर उसकी, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो दोस्त ममालिक है, आप देखें कि वो भी पिछला पूरा साल वेट एंड सी में रहे, यानी दोस्त ममालिक भी उसी हुकूमत को ओब्लाइज करने के चक्कर में होते हैं जो कि उनको पता हो कि जवाबन अगले 2-3 साल तक उनको ओब्लाइज कर सकेगी। अगर उनको ये एक साल से समझ नहीं आ रही कि क्या ये मौजूदा हुकूमत कंटिन्यू करेगी, अपोजिशन बरसर इक़्तिदार आ जाएगी, टेक्नोक्रेट्स होंगे, कोई और फॉर्म होगी, तो वो वेट एंड सी में रहेंगे कि अच्छा पता चल जाए कि अगले 2-3 साल कौन हुकूमत करेगा, ताकि उसको ओब्लाइज करें, बजाय इसके कि एक आउट गोइंग फेस को ओब्लाइज करें या एक आउट गोइंग हुकूमत को ओब्लाइज करें जिसका कि उनको कोई खास सियासी फायदा ना पहुंचे। तो गिव एंड टेक है ना, दोस्त ममालिक भी तो अपने किसी पोटेंशियल बेनिफिट के लिए हमें पैसे रोल ओवर कर रहे होते हैं। तो पॉलिसी कंसिस्टेंसी तो वो भी देखना चाहते हैं, और यही वजह है कि इस्तेहकाम की बात जो है वो बार बार आती है कि कोई भी आ जाए पता तो चले कि अगले 2 साल कौन होगा। शुक्रिया। मैं मुमताज़ माहिर मईशत आबिद सुलेडी साहब मौजूद थे। आपने देखा बड़े जामे मुस्तनद एदाद-ओ-शुमार के साथ और बड़े मौसर अंदाज में वो IMF के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने कहा अपने कराची शहर की भी खबर ली जाए कि बिजली का इशू हो, पानी का इशू हो, स्ट्रीट क्राइम का हो, कौन सा इशू नहीं, लेकिन जो एक नया खलवाड़ मतलब इस्तेमाल लोग करने लगे हैं कि ये जो पानी यानी K4 के हवाले से किया जा रहा है। वैसे तो सर्कुलर रेलवे के हवाले से गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ब्रेक की बात करेंगे K4 पानी मंसूबे पर। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है, और हमारे सरकारी बाबुओं को मारूफ मानों में नौकरशाही को बहरहाल इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि हमारे जहाँ दीदा प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला और इन सियासतदानों को किस तरीके से, मैंने कहा ना, वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि क्या बना देते हैं। कि आप देखें ना K4 पानी मंसूबा जो पिछले 8 साल से यानी उसके बाज़गश्त सुनाई दे रही है, चौथी बार गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसका संगे बुनियाद रखा। जी हाँ, चौथी बार रखा है। पहली बार जब कायम अली शाह साहब वज़ीर आला थे तो उन्होंने इस जो 65 करोड़ गैलन पानी के मंसूबे का जून 2015 में इफ्तिताह किया था, और फिर जून 16 में यानी 1 साल बाद एक बार फिर उस वक्त जो सिंध के चेयरमैन निजाम साहब शोरो थे बल्दियात के, उन्होंने क्लिफ्टन में कहीं वज़ीर आला सिंध से इसका संगे बुनियाद रखवाया। और तीसरी बार 14 अगस्त को 2016 में जब गवर्नर इशरत नवाज़ हमारे MKM के गवर्नर थे, वज़ीर आला मुराद अली शाह ने काठोर जो कराची से आगे है उसमें ये ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब रखी गई। और वही जो मैंने कहा कि 3 बार जिस मंसूबे की संगे बुनियाद रखा गया या ब्रेकिंग नहीं हुई, अब चौथी बार हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को लाया गया और इसका संगे बुनियाद रखा गया। और उससे ज़्यादा अफसोसनाक अमर है ये कि जो 25 अरब 55 करोड़ का मंसूबा था टोटल, यानी अगर 8 साल पहले अपने वक्त मुक़र्रर शुरू होकर ख़त्म हो जाता, आज वो 1 खरब 100 अरब 26 करोड़ तक पहुंच गया है। ये तो एक मंसूबा है। KCR की कहानी भी कुछ इससे, यानी कराची सर्कुलर रेलवे की भी इससे मुख्तलिफ नहीं कि इलेक्ट्रिक छोड़ें तो कोई इशू ऐसा नहीं है। लेकिन आज तो पानी पे बात करेंगे। हमारे साथ फ़हीम जमा हैं, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो फ़हीम, ये जो K4 मंसूबा है, यानी मन चौथी बार इसका इफ्तिताह संगे बुनियाद रखा गया गवर्नर हाउस में। हमारे मोहतरम बड़े मेहनती हैं, बड़े सिंसियर हैं, वज़ीर आला भी मौजूद थे। जी फ़हीम, क्या कहेंगे?
मुजाहिद, देखिए ये जो K4 है ना, ये हमारी जो मिनहसुल कौम, जो एक कह लीजिए हाइट ऑफ इनकॉम्पिटेंस और कैलसनेस, ये अंग्रेजी में तो इसके लिए मैं ये जुमला इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये जो हमारी एक कौमी बिल्कुल इनकॉम्पिटेंस या वो है, ये वो उसकी का है। मैं शर्त लगाता हूँ कि देखिए, मैंने जब इमरान खान साहब ने भी अनाउंस किया था और उससे पहले भी मैंने हर दफ़ा ये कहा था कि किसी के वालिद साहब क़िबला जो हैं K4 के थ्रू पानी कराची को नहीं डिलीवर कर सकते, ठीक है। और मैं आज फिर कह रहा हूँ, ये कितनी गवर्नर हाउस में मीटिंगें कर लें, ये पानी नहीं ला सकते कराची को। लेकिन भी क्या वजह है कि वफाक का, यानी मैं कहूँगा हेल्थ में हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस है, एजुकेशन में भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जितने भी फेडरल के मंसूबे हैं उनमें तो जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो कसूर नहीं है। उन्हें तो वेलकम करना पड़ता है, संग बुनियाद जब होता है तो साथ रहना पड़ता है। फ़हीम नहीं, सिंध गवर्नमेंट, देखिए पहली बात तो ये कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने जो लास्ट था 93 बिलियन वो किया था, फेडरल गवर्नमेंट ने 45 और फिर जो है जो कह लीजिए सिस्टम ऑगमेंटेशन के ऊपर कोई 20-22 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रखा था, ठीक है। और 45-48 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने कि जी वापडा के थ्रू हम ये करेंगे, ठीक है। मुजाहिद, ये सारे के सारे नारेबाजी हैं, ये टेक्निकली, ये फाइनेंशियली, ये हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है पानी लाना जिस तरह से ये कह रहे हैं। देखिए, कराची के जो सबसे जो कह लीजिए पाकिस्तान बनने के बाद जो अर्बन प्लानर थे, उनका नाम था अहमद अली खान साहब, ठीक है। अली अहमद कहते हैं लोग, किताबों में अली अहमद लिखता है, अहमद अली। उन्होंने ये प्लान किया था कि इंडस से या जो भी पानी आएगा उसको वो एक दफा पंप करके ये जो अमीर खुसरो रोड पे जो ये किडनी हिल पार्क है 63 एकड़ का, उस पे ले जाएंगे और फिर पूरे कराची में हम ग्रेविटी फ्लो से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बुनियादी तौर पे ये था कि एक दफा आपने ग्रेविटी से उसको चढ़ा दिया पानी को, और किडनी हिल सपोजिटली सबसे हाईएस्ट पॉइंट था उस वक्त। फ़हीम, ठीक है, ये जो मैं तो आप यकीन, क्योंकि आप अथॉरिटी हैं और बहुत ही टेक्निकली हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर हम आपकी बात को तस्लीम कर लें तो ये सारा वेस्ट है, ज़ाय हो गया सब कुछ, यानी ये जो कुछ हो रहा है ज़ाय जाएगा। देखिए, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ईमानदारी से, मैं अभी जो है वापडा के और नेस्पा के, और मतलब मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, मैं मिला था, वो सब जो है वो कहते हैं कि फ़हीमा, हमने आपको टीवी पे सुना, आप बिल्कुल सही कहते हो, ये ग्रेविटी से लाके इसको कराची के सिस्टम में डालना चाहिए। पंपिंग के लिए आपको 50 से 100 मेगावाट बिजली चाहिए, आपके पास जहर खाने को बिजली है नहीं आज की तारीख में, वहां कोई बिजली। अच्छा, दूसरी चीज, सिंध गवर्नमेंट का जो इससे भी बड़ा जो जुर्म है ना, जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हो, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि पानी के भी फीडर में जो आता है, किंजर लेक में जो पानी आता है, उसके भी फीडर को जो दरिया सिंध से निकलती है, उसकी ड्रेजिंग और क्लीनिंग करेंगे। ड्रेजिंग और क्लीनिंग करके उसकी रेजिंग करेंगे ताकि पानी आ सके। जब पानी होगा ही नहीं तो आप पानी कहां से कराची को ट्रांसपोर्ट करोगे? जी, तो फ़हीम उज़्ज़मा का तो ये कहना था कि K4 मंसूबा, जिसका चौथी बार संग बुनियाद रखा गया है, इससे हमें हासिल नहीं होगा। बदकिस्मती है, कराची के पानी हो, बिजली हो, सर्कुलर रेलवे हो, हर मंसूबा जो ख़ास तौर पर वफाक के हवाले से हो, उसकी जो सूरत हाल है वो आपने फ़हीम उज़्ज़मा की ज़बानी सुनी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।